दोस्तों नमस्कार। बिहार में नए मुख्यमंत्री को लेकर तमाम तरह के नए नए नाम और नए नए समीकरण अब सामने आने लगे हैं। सवाल यह है कि एनडीए किसे अपना नेता चुनेगा और मुख्यमंत्री बनाने के पहले क्या जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच आखिरी दौर में भी कुछ होना है। और इन सब सवालों के बीच समीकरणों को साधने और समीकरणों को साध कर बिहार को का मुख्यमंत्री देने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी क्या अपनी मर्जी से अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, जनता दल यूनाइटेड क्या भाजपा को अपनी मर्जी से मुख्यमंत्री बनाने देगी या मुख्यमंत्री जनता दल यूनाइटेड की मर्जी से बनेगा। और इससे भी बड़ा सवाल, राष्ट्रीय जनता दल किस एनडीए नेता के साथ सबसे ज्यादा खुश दिख रहा है। अंततः बिहार की राजनीति में एक खेल जो ऊपर से होने वाला था वो आप सब ने देखा। उसका सिर्फ ट्रेलर आपने देखा कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार जो ये कहते हैं कि ये कंप्यूटर और मोबाइल, इस मोबाइल के चक्कर में 100 साल में ही दुनिया धंस जाएगी, उसी मोबाइल स्क्रीन के माध्यम से चलने वाले ट्विटर में हम लोगों ने देखा कि नीतीश कुमार ने खुद के राज्यसभा जाने और बिहार की नई सरकार का मार्गदर्शन करने की बात कही। लेकिन वो नई सरकार कब बनेगी, उस नई सरकार का स्वरूप क्या होगा, उस नई सरकार का एजेंडा क्या होगा, उस नई सरकार का नेता कौन होगा, इसके बारे में न तो कोई टाइमिंग तय की गई और न ही कुछ और किया गया। उल्टा नीतीश कुमार अपनी बिहार की जो यात्रा करते रहते हैं, उस यात्रा के क्रम में अल्पसंख्यक बहुल इलाके सीमांचल के दौरे के लिए भी निकल रहे हैं। वैसे यात्रा पर तो उनके बेटे और जेडीयू के नए नए नेता निशांत कुमार भी निकल रहे हैं। सवाल दरअसल ये है कि यात्राओं के बीच सम्राट चौधरी और दिल्ली में पार्टी आलाकमान के बीच बैठकों का दौर तेज हो गया है। ये बैठक सीएम सम्राट चौधरी को सीएम बनाने के लिए हो रही है या सम्राट चौधरी को सीएम बनने के लिए अपनी दावेदारी न करने के लिए मनाने के लिए हो रही है। ये बात कोई नहीं जानता कि आखिर बीजेपी के अंदर चल क्या रहा है। लेकिन जो चल रहा है और बिहार की राजनीति में जो और कुछ चल रहा है, इस पर सीधी चर्चा के लिए हम सीधे चलते हैं आप सबके चहेते और बिहार की राजनीति पर सबसे अपडेटेड रहने वाले पत्रकारों में से एक ऋषि मिश्रा जी के पास। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। जिस वक्त बिहार का पूरा घटनाक्रम चल रहा था, आप भोले बाबा की नगरी बनारस और अयोध्या घूम रहे थे। जिस वक्त बिहार में सब कुछ चल रहा था, आज के पहले लोग, इस वर्ष की होली के पहले जब लोग पूछते थे होली कब है, तो लोग आमतौर पर गब्बर सिंह और शोले फिल्म याद आती थी। लेकिन अब नीतीश कुमार से पूछा जाएगा होली कब है, तो नीतीश कुमार होली नाम सुनते ही कहीं ना कहीं भड़क जाएंगे। इतना तो तय है कि अकेले में कहीं उनसे कोई ये ना पूछे कि होली कब थी, क्योंकि होली के दिन बिहार के मुख्यमंत्री के पद से उनकी विदाई की पटकथा लिखी जा रही थी। असली सवाल यह है कि सम्राट चौधरी बागडोगरा भी गए, सम्राट चौधरी के साथ आलाकमान की बैठकें भी जारी है। ये बिहार में स्मूथ पावर ट्रांजिशन होने में अब भी कुछ दिक्कतें हैं क्या, किस तरह की बैठकों की नौबत आ रही है। 1 महीने का समय तो नीतीश कुमार ने ले लिया है, क्योंकि 10 अप्रैल तक मौजूदा सांसदों का कार्यकाल है राज्यसभा वालों का। लिहाजा 10 अप्रैल तक तो नए सांसदों की शपथ हो नहीं सकती है। 10 अप्रैल की रात्रि 12 बजे के बाद ही किसी भी समय नए सांसद जो जब शपथ लेना चाहेगा उनकी शपथ होगी। ये तो प्रक्रिया आप जानते हैं, और तब तक का समय नीतीश कुमार ने ले लिया है। क्या इस 1 महीने के दरमियान आखिर कौन सा वो रायता है जो फैल रहा है, जिसे समेटा जाना मुश्किल हो रहा है? जरा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, यह बात बिल्कुल सही है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं और उन्होंने नॉमिनेशन भी किया है, क्योंकि पर्दे के पीछे की जो खेल है इसको समझने की जरूरत है। जेडीयू, ठीक है, नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन जेडीयू जो है इम्पोर्टेंट एलाइज है, चेहरा रही है चुनाव में। नीतीश कुमार के चेहरे पे आपने चुनाव जीता, उस नीतीश कुमार के चेहरे पे ही मैंडेट मिला, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने भी चुनाव के समय ये महसूस कर रहे थे, और हम लोग जब ग्राउंड पे थे तो खासकर महिलाओं का या तमाम जो फैक्टर हैं वो नीतीश कुमार को बहुत सूट कर रहा था, और नीतीश कुमार के कारण एक तरह से एनडीए को फायदा मिला। लेकिन अब नारा क्या था, 25 से 30 फिर से नीतीश, लेकिन नीतीश जी को 3-4 महीना में ही निपटा दिया गया। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, जो भी मुख्यमंत्री अगला होगा, XYZ कोई भी हो,
वह नीतीश कुमार के पसंद का ही होगा। लेकिन उसका दूसरा आर्गुमेंट ये है कि यदि नीतीश कुमार के पसंद का अगला मुख्यमंत्री होगा तो उसकी अवधि बहुत कम होगी। आप पूछिएगा क्यों? क्या कह रहे हैं क्योंकि क्योंकि बीजेपी अपने कार्यकर्ता या अपने जो तपे तपाए जो उनके जो विचारधारा है, जो संगठन है, उससे आने वाले किसी व्यक्ति को वहां मतलब एस्टेब्लिश करना चाहेगी बीजेपी, ताकि जो जेडीयू और नीतीश कुमार का जो आभा मंडल है उससे मतलब दूर किया जाए। लेकिन गठबंधन की सरकार है, बिहार में बीजेपी अपने बलबूते सरकार बना नहीं सकती है बिना नीतीश कुमार के सपोर्ट का, और यदि इस प्रकार का प्रयोग करती है तो पिछड़ा अति पिछड़ा में जो मैसेज जाएगा उसका नुकसान बीजेपी को बिहार ही नहीं उत्तर प्रदेश और तमाम राज्यों में होगा जहां चुनाव होना है। राजनीति में एक नैरेटिव का बड़ा एक महत्वपूर्ण स्थान होता है, अभिषेक जी आप जानते हैं। तो अभी जो फिलहाल जो मुख्यमंत्री जो शपथ लेंगे आफ्टर नीतीश कुमार, वो नीतीश कुमार के पसंद के ही होंगे, जेडीयू के पसंद के ही होंगे। जी, नीतीश कुमार की या जेडीयू की जो पसंद है, क्या वो वही है जो बाहर में खबर चल रही है कि पिछड़े वर्ग का हो? कई लोग सम्राट चौधरी का नाम ले रहे हैं, या नीतीश कुमार या जेडीयू की पसंद बाहर कहने के लिए या कह तो खैर कोई नहीं रहा, संकेत देने के लिए कुछ और है और वास्तविकता में कुछ और है? क्या है पूरा अंदरूनी राजनीति? देखिए, जेडीयू में यदि नीतीश कुमार की पसंद की इंडिविजुअली बात करें तो नीतीश कुमार सम्राट चौधरी को चाहेंगे, और सम्राट चौधरी से उनका कोऑर्डिनेशन बेहतर रहा भी है। आपने भी देखा होगा विधानसभा में या चुनावी समय के समय आपने देखा होगा। और सम्राट चौधरी जो है कि उसी विचारधारा से मतलब एक तरह से निकले हैं जिस विचारधारा के अगुवा नीतीश कुमार रहे हैं या लालू यादव रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार के अलावा भी जेडीयू में कई धारा है। तो यदि मुख्यतः दो धारे की बात करें तो एक धारा जो है वो ओबीसी ईबीसी वाले हैं, जो जब पलटा पलटी का खेल होता था तो वो भाग जाते थे, नीतीश कुमार को समझा के चले जाते थे राजद के साथ। एक वर्ग ये जो है जो प्रो बीजेपी है, इसमें संजय झा हैं या ललन सिंह हैं या अन्य नेता हैं। तो चर्चा ये है पटना से दिल्ली तक के राजनीतिक गलियारों में अभिषेक जी कि ललन सिंह और संजय झा इस प्रकार के नेता चाहते हैं कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हो, क्योंकि उनका जो कोऑर्डिनेशन है सम्राट चौधरी से बेहतर है। यदि कोई किसी काम को लेकर वो यदि दबाव बनाएंगे तो सम्राट चौधरी आसानी से मान जाएंगे। दूसरी तरफ यदि बीजेपी का जो मूल कैडर का कोई नेता आएगा, चाहे वो मंगल पांडे हो या कोई भी, मैं एक्स-वाई-जेड में नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जो मान लीजिए आरएसएस बैकग्राउंड से है या बीजेपी बैकग्राउंड से है, तो वो इन लोगों को उतना रिस्पॉन्स देंगे नहीं। हर बात के लिए उनको अमित शाह और नरेंद्र मोदी के दरबार में मतलब माथा टेकना होगा। लेकिन सम्राट चौधरी बनते हैं तो इन लोगों के लिए बिहार में सरकार चलाना एक तरह से सरकार का बागडोर इनडायरेक्ट रूप से इन लोगों के बीच में होगा। लेकिन एक खेमा ये भी है जो ओबीसी ईबीसी वाले हैं, वो आप देखिए इंटरेस्टिंग इसमें डेवलपमेंट देखिए कि ओबीसी ईबीसी वाले किसी ओबीसी को चाहते, ईबीसी को चाहते, लेकिन उल्टा है यहाँ, ओबीसी ईबीसी चाहते हैं कोई फॉरवर्ड मुख्यमंत्री हो। तो ये एक मैकेनिज्म वाले चाहते हैं, आप ये कह रहे हैं? जी, वो चाह रहे हैं कि बीजेपी कोई किसी सवर्ण को मुख्यमंत्री बनाए। तो ये बड़ा गणित क्या है? गणित क्या है इसके पीछे? इसके पीछे का गणित ये है कि किसी पिछड़े नेता को ये चढ़जा सूली पर भला करेंगे राम वाली स्थिति है। देखिए इसके पीछे जो रणनीति है खुद ये मतलब इसके पीछे का रणनीति अभिषेक जी ये है कि कोई पिछड़ा कोई फॉरवर्ड नेता बनेगा तो उनको काउंटर करने में ये होगा ना कि भाई देखिए ये बाद में मान लीजिए जो राजनीति का जो एक मतलब ये होता है, तो पीछे कोई फॉरवर्ड बनेगा तो पिछड़ों में मैसेज आएगा ना कि भाई हमारे साथ जो हमारे नेता तो पिछले समाज से आते थे, 20 सालों तक हमने शासन किया, अब बीजेपी आई फॉरवर्ड को मुख्यमंत्री बना दी, तो इसका फायदा राजद को भी होगा। जेडीयू में जो पिछड़ों की राजनीति करते हैं उनको अपने विधानसभा में फायदा होगा।
तो ये समझने की जरूरत है, एक तरफ सत्ता पे कमान मतलब करने वाले कुछ लोग मतलब हाथ पैर मार रहे हैं कि कोई अपने आसपास के मिलने वाले ही मुख्यमंत्री बने, चाहे सम्राट चौधरी हो। दूसरी तरफ ये है कि भाई सम्राट चौधरी सीएम ना बने। हालांकि सम्राट चौधरी के अलावा कई ऐसे नाम हैं जो चर्चाओं में, और बीजेपी को आप जानते हैं कहां से किसको उठाकर कहां कौन सा पद दे दें। आपने राजस्थान में देखा, एक बड़ा महत्वपूर्ण उदाहरण है ऋषि जी, राजस्थान का तो आपने जिक्र किया, उस पर तो हम आएंगे अभी, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि नीतीश कुमार ने एक बार मुख्यमंत्री पद छोड़ा था 9 महीने के लिए 2014 में। जब नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद छोड़ा था तो बहुत चर्चा थी पिछड़े वर्ग के नेताओं की, लेकिन वो आपको याद होगा चर्चा आके 2 लोगों पर लास्ट में टिक गई थी। विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जो दलित समाज से थे, और जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह। दोनों में से कोई नहीं बना, लेकिन इतना जरूर है कि दलित समाज से आने वाले, महादलित समाज से आने वाले जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बन गए थे। और उस वक्त कहा गया कि नीतीश कुमार कतई नहीं चाहते हैं, शरद यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो चाहते थे कि कोई ओबीसी बने, लेकिन नीतीश कुमार नहीं चाहते थे कि ओबीसी वर्ग के बीच में कोई नया नेता खड़ा हो। गैर यादव ओबीसी वोटों की एकजुटता नीतीश कुमार के साथ बनी रहे, लिहाजा उन्होंने ओबीसी ईबीसी से मुख्यमंत्री नहीं दिया, वो मुख्यमंत्री दलित समाज से दिया, या फिर वशिष्ठ नारायण सिंह बनते या विजय चौधरी बनते तो सवर्ण समाज से दे देते। क्या बीजेपी के साथ इसी गणित के तहत तो जनता दल यूनाइटेड अंदर खाने अपर कास्ट मुख्यमंत्री के लिए पुश नहीं कर रही है? देखिए आप तो जानते हैं अभिषेक जी, देखिए अभिषेक जी आप जानते हैं कि फॉरवर्ड जो है एक तरह से कोर वोट बैंक है बीजेपी का। आप लाख चाहे उसका अपमान कर ले, लाख चाहे आप टिकट में कटौती कर दे। आप देखिए, आप संख्या में बता देता हूं, सबसे ज्यादा फॉरवर्ड में विधायकों की संख्या किस जाति की है? राजपूतों की है। सीएम डिप्टी सीएम, या दोनों डिप्टी सीएम राजपूत हैं, विधानसभा अध्यक्ष राजपूत हैं? नहीं है ना। उसी तरह भूमिहारों में देख लीजिए, उसी तरह ब्राह्मणों में देख लीजिए। तो ये एक बीजेपी जानती है कि यदि हमको बिहार में अपने बलबूते 2030 का चुनाव लड़ना है तो उसमें ओबीसी ईबीसी का जो रोल होगा बहुत महत्वपूर्ण होगा। जब तक उनका आशीर्वाद बीजेपी को नहीं मिलेगा तब तक आप सत्तासीन अकेले अपने बलबूते नहीं हो सकते। तब तक वो नीतीश कुमार या निशांत कुमार के भरोसे रहेंगे, और ओबीसी ईबीसी टूटेगा यानी नीतीश कुमार कमजोर होंगे, नीतीश कुमार कमजोर होंगे यानी निशांत और जेडीयू कमजोर होगा। और बीजेपी तो यही चाहती है, जेडीयू कमजोर हो तो बीजेपी बढ़ेगी, क्योंकि जो माइनस यादव ओबीसी है वो कभी भी राजद के साथ नहीं जाना चाहेंगे। ईबीसी जो जनरली ईबीसी जो है वो शांत, मतलब एक शांत भाव का मतलब एक मतलब समाज होता है। वो लड़ाई मारपीट में वो मतलब नहीं, मतलब तो उधर वो शिफ्ट नहीं होना चाहता। आप समझ रहे होंगे मैं क्या क्या कहना चाह रहा हूँ। तो उस स्थिति में यदि ईबीसी ओबीसी समाज से बीजेपी किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाती है तो एक मैसेज आएगा, खास कर ईबीसी में। ईबीसी 36-37% है, और आज तक किसी भी पार्टी ने वो नीतीश कुमार के लिए 36-37% है, भाजपा के लिए 24% ही है, क्योंकि उसमें 12% 12.5% मुस्लिम ईबीसी है। 24% ही है तो, लेकिन आज तक ईबीसी को मतलब कोई बड़ा रोल उन्होंने पार्टी में संगठन में हो या सरकार में दिया नहीं। मैं डिप्टी सीएम या सीएम की बात कर रहा हूँ। तो इस स्थिति में बीजेपी प्रयोग कर सकती है, यदि सम्राट चौधरी की इतर कोई मतलब वो चेहरा ढूंढ रही है, और ढूंढ भी रही है। यदि नीतीश कुमार, मैं आपको आज ब्रेकिंग खबर बता दूं, यदि नीतीश कुमार इस पर सहमत हो जाए कि सम्राट चौधरी के अलावा कोई यदि ईबीसी समाज से व्यक्ति को बीजेपी पुश करती है, यदि समर्थन करती है, तो इस बार लॉटरी ईबीसी समाज के किसी व्यक्ति को लग सकता है। और उसमें एक जो चेहरे हैं जो राउंड अप हो रहा है, यंग चेहरा, पढ़ा लिखा चेहरा, वर्तमान में केंद्रीय राज्य मंत्री हैं राजभूषण चौधरी निषाद। उनका नाम पटना से लेकर दिल्ली तक के राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा जोरों पर है कि राजभूषण चौधरी निषाद जैसे ईबीसी समाज से आने वाले व्यक्ति जो न्यूट्रल हैं, कोई एग्रेसिव चेहरा नहीं है, यदि वो बनते भी हैं तो किसी, हाँ डॉक्टर साहब पढ़े लिखे हैं, बहुत कम उम्र के हैं,
बहुत मतलब कम उम्र में वो केंद्रीय राज्य मंत्री बन गए। का भी उद्घाटन करते हैं, इतने विनम्र है। देखिए ये अलग बात है, मैं इस पे नहीं जाना चाहता हूँ। मैं लेकिन जो कास्ट इक्वेशन और उनकी जो मतलब ये यंग है, बीजेपी कभी भी मुख्यमंत्री बनाएगी अभिषेक जी, तो फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से कोई यंग चेहरा जो ईबीसी समाज से हो या ओबीसी समाज से हो। जैसे आपके जो एक चर्चा में एक नाम ये भी है, हालांकि वो यंग नहीं है, मोतिहारी से आपके जो प्रमोद कुमार जो कानून समाज से आते हैं। एक सीतामढ़ी या सीतामढ़ी के आसपास से एक महिला विधायक है, वो भी शायद ओबीसी, गायत्री देवी, उनका भी नाम है, मतलब एक हाँ आ रहा है कि एक कोई संगीता कुमारी है। तो कई ऐसे नाम है, फॉरवर्ड के यदि में देखें तो मंगल पांडे हैं, नीतीश मिश्रा है, कई ऐसे नाम है जो चर्चाओं में मतलब उनका चर्चाओं में उनका नाम आ रहा है। लेकिन ऋषि जी इतने नाम है, लेकिन बिहार की मौजूदा कैबिनेट में जिनको सचिन तेंदुलकर माना जाता है, जैसे केंद्र में चर्चा नितिन गडकरी की होती है, आज इस देश में नरेंद्र मोदी से कम लोकप्रियता नितिन गडकरी की नहीं है, इसको स्वीकार करना होगा। बिहार में वही स्थिति है कि बिहार भाजपा में एक मंत्री एकदम नितिन गडकरी वाली लोकप्रियता रखते हैं जनता में, विजय सिन्हा। क्या सिर्फ जाति के आधार पर, क्या सिर्फ सवर्ण होने के आधार पर विजय सिन्हा का नाम काट दिया जाएगा? अब देखिए बीजेपी कुछ भी कर सकती, बीजेपी कुछ भी कर सकती है। अब आप फिर कहेंगे कि ऋषि जी राजस्थान चले जाते हैं। ऋषि जी हमको एक चीज बताइए, एक ही व्यक्ति एक ही विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष यानी विपक्ष का नेता और उप मुख्यमंत्री, सब पद पर वो रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं। सवाल ये, इतना अनुभव तो पूरी बिहार भाजपा में किसी को नहीं है, अलग अलग रोल में हर जगह वो फिट रहे। हाँ ये बात देखिए, एक बार ललन सिंह ने मटन पार्टी दी थी तो उन्होंने कह दिया था कि सारे कुत्ते गायब हो गए हैं। ये बात देखिए मैं आपके बात से सहमत हूं। जो इन दिनों जो छवि विजय सिन्हा की बनी है, एक मतलब जो सख्त प्रशासक की जो छवि है वो बनी है। और लोग अब जिनसे भी विजय सिन्हा को लेकर चर्चा करेंगे तो वो पॉजिटिव ही बात करते हैं, निगेटिव सुनने को नहीं मिलेगा। लेकिन विजय सिन्हा के साथ समस्या ये है कि वो कास्ट इक्वेशन में फिट नहीं बैठते, भूमिहार समुदाय से आते हैं, उसे बीजेपी को कोई फायदा नहीं। भूमिहार तो ऐसे ही दीवाना है बीजेपी का, वो ऐसे ही जैसे लालू यादव का यादव समाज जो है दीवाना, लाठी भाजने के लिए तैयार रहते हैं, उसी तरह इधर एनडीए की बात करें, बीजेपी की बात करें, भूमिहार जो है ऐसे ही लाठी भाजते हैं बीजेपी के लिए। तो ऐसे समाज को देने से क्या फायदा होगा बीजेपी को? कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसे गिरिराज सिंह केंद्र में मिनिस्टर है जी। हम अपने दर्शकों के सामने एक चीज क्लियर कर दें, ये बात जरूर है कि लालू यादव के शासनकाल में पिछड़े वर्ग को ताकत मिली, लेकिन लालू यादव के स्वजातीय मतदाताओं ने पिछड़े वर्ग के बीच एक विभाजन रेखा भी खड़ी की। जो बात आप कह रहे हैं लाठी भाजने वाली बात, इसके ठीक पहले, लालू यादव के पहले जो बिहार में यादवों के सबसे बड़े नेता थे, एक छत्र नेता राम लखन सिंह यादव, उन्होंने यादवों के बीच शिक्षा के प्रसार पर जोर दिया था। पूरे बिहार, अविभाजित बिहार जिसमें झारखंड का इलाका है, कितने सारे स्कूल कॉलेज मैक्सिमम सरकारी है, उनके नाम से चलते हैं, उनके खोले हुए हैं। व्यक्तिगत कैपेसिटी में उन्होंने लोगों से जमीन मांग मांग कर स्कूल कॉलेज खुलवाया, बाद में सरकारीकरण करवाया। तो उस वक्त वो इस बात को जानते थे कि उनका समाज सक्षम है, संख्या बल में भी मजबूत है, लाठी से भी मजबूत है, लेकिन उसे कलम पकड़ाने की जरूरत है। लालू यादव के समय में कलम पकड़ाने वाली प्रक्रिया रुक गई, धीमी पड़ गई, जिस वजह से समाज को लोग आज बदनाम करते हैं। आज भी मैं मानता हूं ऋषि जी, मैं जात पात में यकीन नहीं रखता, लेकिन कोई यादव भाई अगर हमारे मित्र है तो उनसे वफादार आपका दूसरा मित्र नहीं हो सकता। ये एक सच्चाई है, बिहार में कहावत भी कही जाती है। तो इस पहलू को एक बड़े विवादित ढंग से पेश किया जाता है। मैं पॉलिटिकल और कास्ट इक्वेशन का जो मैकेनिज्म है बिहार में, उसको समझा रहा था कि देखिए व्यक्ति के आधार पे यदि आप कोई निर्णय लेते हैं तो विजय सिन्हा मुख्यमंत्री पद के लिए बिल्कुल फिट बैठते हैं, लेकिन राजनीति में तो साम दाम दंड भेद सब देखना पड़ता है ना जी। तो इस हिसाब से मैंने आपको बताया है। कई ऐसे बीजेपी को एक प्रयोग करने के लिए जानी जाती है। भजल 18% जाट समाज को छोड़कर 6% 5% वाले ब्राह्मण को, वो भी एक अननोन फेस को राजस्थान में बीजेपी ने सीएम बना दिया। कभी जो मध्य प्रदेश के सीएम है वो सोचे थे कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे,
तो बीजेपी प्रयोग करने के लिए जानी जाती है। बीजेपी जितने नाम हो सकते हैं, जितने नाम चल रहे हो, उससे कोई तीसरा चेहरा आ जाए, कोई अलग चेहरा आ जाए, पत्रकार कयास शाहनवाज लगाते हुसैन तो रह नहीं आ जाए। जाएंगे? शाहनवाज हुसैन, देखिए, शाहनवाज हुसैन कभी नहीं आएंगे। बीजेपी का जो पॉलिटिक्स है, हिंदू मुस्लिम, शाहनवाज हुसैन और रामेश्वर चौरसिया नहीं आएंगे। हाँ, और रामेश्वर चौरसिया के लिए मैं नहीं कह सकता हूँ। रामेश्वर चौरसिया आ सकते हैं, पुराने नेता हैं, कई टर्म के विधायक हैं, पढ़े लिखे हैं, और शायद ही बहुत कम नेता होगा बिहार में जो जेएनयू से पढ़ा हुआ इतना विद्वान नेता होगा, जो आडवाणी वाजपेयी के साथ भी काम किया है, जो राजनाथ सिंह के साथ भी काम किया है, जो नरेंद्र मोदी उम्र भी अमित ज्यादा शाह के नहीं है, साथ भी काम किया होगा। 2014 में जो ये उम्र भी ज्यादा नहीं है। प्रचंड, हाँ, उम्र भी ज्यादा नहीं है, प्रचंड जो बीजेपी को मिली थी, उसमें लोग तो कप्तान को देख लेते हैं, शाह कप्तान को तो भूल जाते हैं। कप्तान यदि प्रभारी को माने अमित शाह को, तो उप कप्तान तो भी यही थे, रामेश्वर चौरसिया थे, और वो ईबीसी समाज से भी आते हैं। लेकिन अब अमित शाह और नरेंद्र मोदी के इक्वेशन में भी फिट बैठना चाहिए ना, संबंध कैसे हैं, उस जी, पर भी सब कुछ डिपेंड करता है जी। एक सवाल बड़ा मौजूद है ऋषि जी। ठीक है, जनता दल यूनाइटेड तो जीतन राम मांझी वाला प्रयोग या जो बात आप कह रहे हैं, पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री बने, इससे हिचकेगी। वो तो चाहेगी कि पिछड़े वर्ग से बने तो निशांत ही बन जाए, लेकिन उनके चाहने से तो होना नहीं है। सवाल ये है कि राष्ट्रीय जनता दल के बारे में भी चर्चा है कि राष्ट्रीय जनता दल को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं सीएम के माध्यम से कहीं कोई खेल ना हो जाए। राजद में अंदर खाने क्या लग रहा है? उनकी दिली इच्छा भी कई सारे लोग आपसे प्रकट करते रहे हैं, क्या है वो मामला? देखिए, राजद तेजस्वी यादव यदि स्मार्ट पॉलिटिक्स करते, तो जैसे ही नीतीश कुमार का नाम राउंड अप हुआ राज्यसभा के लिए, या नीतीश कुमार ने नॉमिनेशन भरा, उनको स्पष्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के कह देना चाहिए था, खुला घोषणा कर देना चाहिए था कि विदाउट कंडीशन मैं जेडीयू को सपोर्ट करता हूं यदि निशांत सीएम बनते हैं या नीतीश कुमार सीएम कंटिन्यू करते हैं। क्योंकि राजद का नंबर 1 दुश्मन बीजेपी है। बीजेपी एक बार खुटा गार लेगी तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने का सपना छोड़ दे, और जो उनके उनके पीछे बैगेज है ना, वो तो ऐसे ही उनको परेशान करता है। और उसके बाद आपको बीजेपी जैसे पार्टी जो साम दाम दंड भेद सब में विश्वास करती है, उससे आपका मतलब सामना होगा। तो ये स्मार्ट पॉलिटिक्स होता, निशांत सीएम, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम, कई महत्वपूर्ण विभाग राजद के कोटे में चली जाती, और नीतीश कुमार दिल खोल के दे देते। एक बार इनिशिएट तो करते अभी कि मुद्दा दूसरा है, विदाउट कंडीशन यदि जेडीयू सरकार बनाती है। नहीं भाई साहब, ये 10 अप्रैल तक कुछ भी हो सकता है भाई साहब, ये सपना मत रहिए। जी, आप बड़ी बात कह रहे हैं कि 10 अप्रैल ये तक कुछ भी नीतीश हो सकता है ऋषि जी। ये बड़ी नीतीश बात आप कुमार कह रहे हैं। हैं। अच्छा, आप देखिए, जो व्यक्ति 10 अप्रैल के बाद, मतलब 10 अप्रैल के बाद मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, वो यात्रा पे जा रहे हैं, वो भी सीमांचल की यात्रा पे, जी, समृद्धि यात्रा पे जा रहे हैं, और भी सीमांचल पे जा रहे हैं, जहां उनका एक जमाने में उनका मतलब आधार वोट था। तो अंदर की कहानी राजनीति क्या है में, जो आप 10 अप्रैल वाली बात कर रहे हैं? अंदर की कहानी क्या है? राजनीति देखिए, अंदर की बात यह है कि राजनीति में कब क्या हो जाए, कब किससे मोहब्बत हो जाए, कब किससे दुश्मनी हो जाए, कहा नहीं जा सकता है। नहीं, नीतीश कुमार ने भी कभी प्रेस के सामने आके नहीं कहा है कि हम छोड़ रहे हैं, और ट्विटर के बारे में तो अच्छा कहते हैं कि अच्छा कंप्यूटर इस सब पे दुनिया धंस जाएगा। अच्छा अच्छा, कब कहें, जाने से पहले कब कहें कि हम एनडीए को छोड़ के जा रहे हैं या महागठबंधन को छोड़ के जा रहे हैं? पार्टी के लोग दावा करते हैं कि जो उस दिन मीटिंग हुई थी अभी 2-3 दिन पहले विधायक सांसदों की, उसमें बोले हैं, लेकिन वो जिनके सामने बोले हैं वो कहीं कोई उसकी उनकी बाइट उपलब्ध नहीं है कि उन्होंने ये कहा है। प्रेस के सामने कभी नहीं कहा है। अरे बड़े भाई छोटे भाई की कब दो केमिस्ट्री बन जाए, चाचा भतीजे की केमिस्ट्री कब बन जाए, कि उसी कब अपने बड़े भाई निशांत को सीएम बना दे, राजनीति में कोई कहा कब क्या हो जाए, मैं बार बार कह रहा हूँ। नहीं तो दोनों उनके बड़े भाई कहानियां हैं, निशांत और सम्राट चौधरी दोनों उनके बड़े भाई हैं, तो किस बड़े भाई से तेजस्वी का ज्यादा मोह है? आप
उनके उनके राजनीतिक कैरियर के हिसाब से तो निशांत ही फिट बैठेंगे, सम्राट चौधरी तो फिट बैठेंगे नहीं। अब सम्राट चौधरी भी बड़े भाई हैं, निशांत भी देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, राजद राजद भविष्य में राजद की लड़ाई बीजेपी से ही होगी। ऐसी स्थिति में बीजेपी को मजबूत होने देना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। अब तेजस्वी यादव को फैसला करना है। आपके प्रोग्राम को तो खूब देखते हैं तेजस्वी यादव, उनके जो रणनीतिकार है आपके प्रोग्राम को तो खूब देखते हैं। तो सब नहीं, लेकिन आज के वाकई एक बात कह के आपने बिहार की राजनीति में एक सरगर्मी पैदा कर दी है कि 10 अप्रैल तक कुछ भी हो सकता है। ये कुछ भी का मतलब थोड़ा और एलेबोरेट करके समझाइए। अच्छा, राजनीति में कब क्या हो जाए कोई कहा जा सकता है क्या? प्रणब मुखर्जी और राजीव गांधी साथ में तो निकले थे। प्रणब मुखर्जी तो सपना पाल लिए थे, शपथ भी ले लिए थे कोई फ्लाइट में, प्रधानमंत्री हम ही होने जा रहे हैं। यहाँ का क्या खेला हो गया? 98 में परशुराम मदेना तो शपथ भी ले चुके थे मन में। सोनिया गांधी ने क्या खेल कर दिया दिल्ली से। उसी तरह हरियाणा में। तो ये कहने की राजनीति में कब क्या हो जाए। अब उस समय हम पत्रकार होते हैं, कहते तो कहते कैसे बेवकूफ है विधायकों, तमाम विधायक जो हैं मदेना के पक्ष में या अशोक गहलोत के बारे में कह रहे हैं जी। तो ये राजनीति है। आज 2020 मैच देखते हैं ना, कल आपने वर्ल्ड कप देखा है ना। एक पल लगता है कि एक पल ये लगता है कि ये टीम जीत रही है, 4 गेंद में 4 6 लग गए, भाई पल्ला फिर इधर झुक गया। तो राजनीति जो है 2020 का मैच है। हालांकि अपने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हैं आपके माध्यम से। बहुत बेहतरीन उन्होंने खेला और देश का नाम रोशन किया है, इसके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। चलिए, आपने शुभकामना दे दी। अब नए मुख्यमंत्री को शुभकामना आप किस दिन देंगे, या 10 अप्रैल तक जिस खेला की बात आप कर रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है, क्या होगा? ऋषि मिश्रा जी के पास ही सबसे पहले खबरें आती है, उन चंद चुनिंदा पत्रकारों में से है, हम लोगों के पास तो बहुत बाद में आती है। ऋषि मिश्रा जी और कुछ एक पत्रकार ऐसे हैं जिनके पास खबरें सबसे पहले आती है कि क्या होने जा रहा है। सबसे पहले ऋषि मिश्रा जी ने मुझे 2 मार्च को यह बात बताई, दर्शकों के सामने मैं स्पष्ट कर दूं, ऋषि मिश्रा जी ने 2 मार्च को यह बात बताई कि राज्यसभा निशांत नहीं, नीतीश जा सकते हैं। और उस दिन मैं खबर चलाने से हिचक गया, लेकिन ट्वीट मैंने 3 तारीख की सुबह सुबह किया कि एक सरप्राइज एंट्री राज्यसभा के लिए हो सकती है, और वो सरप्राइज एंट्री वो नहीं होगी। यानी मेरे कहने का मतलब यह था कि निशांत नहीं है जिनकी चर्चा हो रही है। तो इस तरह से ऋषि जी की बात को मैंने थोड़े हिचक के कारण प्रोग्राम नहीं कर पाया, और अंततः 4 तारीख को आपने यही देखा कि क्या हुआ। सब कहेंगे कि सबसे पहले खबर उन्होंने ब्रेक की। सबसे पहले खबर हमारे ट्विटर हैंडल पर आप जाकर के देख सकते हैं कि 3 मार्च की सुबह सुबह मैंने जो ट्वीट किया है कि सरप्राइज एंट्री होनी है, उस खबर के पीछे ऋषि मिश्रा ही थे। खैर, अब फिर से ऋषि मिश्रा जी कह रहे हैं कि 10 अप्रैल तक कुछ भी हो सकता है, और वो तेजस्वी की चर्चा और नीतीश कुमार जेडीयू की चर्चा के संदर्भ में कह रहे हैं। तो इनकी खबर को हम नकारे कैसे, और उस संभावना को पूरी तरह से हम खारिज कैसे करें? मन तो नहीं कहता कि खारिज किया जाए, लेकिन देखते हैं। समय हो तो बलवान। 1 महीने का समय तो राजनीति में 1 महीना वैसे भी बहुत होता है। सीमांचल नीतीश कुमार जा रहे हैं, अमित शाह सीमांचल से लौट चुके हैं, सम्राट चौधरी बागडोगरा जाकर लौट चुके हैं। आखिर सारी गतिविधियां बागडोगरा, किशनगंज, पूर्णिया उधर ही क्यों जाकर सिमट रही है? क्या वहीं से बिहार का पूरा भविष्य तय होने जा रहा है? कौन किसको मैसेज दे रहा है, और इस मैसेजिंग की प्रक्रिया में आगे क्या होगा? जल्द ही हम फिर आने वाले दिनों में आपके साथ ऋषि मिश्रा जी के साथ उपलब्ध होंगे कि अंदर का खेल क्या चल रहा है और किस दिशा में जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जी, नमस्कार।